नमस्कार दर्शकों, हमारे एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से भरे नए नए एपिसोड्स आपके साथ लेके आते हैं। साथ ही आपको चिकित्सा क्षेत्र में हो रही नई प्रगति, अनुसंधान और चिकित्सा के और नए आयामों के बारे में हम जानकारी देते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी शोध के बारे में जिसने बहुत छोटे स्थान से मध्य प्रदेश के शुरुआत हुई इस शोध की, और ये आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये चर्चा जो बनी है उसकी वजह से मध्य प्रदेश का नाम तो काफ़ी आगे आया ही है। साथ में सागर शहर जो हमारे प्रदेश का एक बहुत अच्छा जाना पहचाना शहर है, जिसको आप जानते हैं, उसके जो चिकित्सक हैं और जो अनुसंधान करता हैं उनका भी नाम पूरे विश्व पटल पे आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्या शोध की, किस तरह की उस शोध को कठिनाई आई और कैसे वो आगे बढ़ी, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बता दें कि जो शोध हुई है वो बच्चों पर हुई है, और बच्चों पर भी ख़ास तौर से जब हमारा कोविड का दूसरा दौर चल रहा था तब हुई है। उस दौरान आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनके रिजल्ट्स कुछ एबनॉर्मल आपको दिखाई दिए और आपको लगा कि ये कुछ ऐसी बड़ी समस्या का कहीं कोई संकेत हो सकती है, और उस पर आपने रिसर्च की और वो रिसर्च बहुत आगे गई। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जाने माने चिकित्सक, सागर शहर से हैं, डॉक्टर सुमित रावत आप नाम लिखते हैं, और आपसे हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। डॉक्टर सुमित, आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपने ये शोध की है, एग्जैक्टली ये शोध क्या है, किस विषय पर है? जी, ऐसा हुआ कि जब दूसरी लहर कोविड की चल रही थी तो उस समय किसी भी दूसरी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो बहुत ही कम आ रहे थे। और इस बीच में क्या हुआ कि सारे बच्चे और जो भी स्कूल हैं बंद थे, और इस वजह से घर पे थे, और बच्चों में किसी भी प्रकार की बीमारियां जो आम तौर पर मौसमी बीमारी होती है, वायरल डिजीज़ हो गए, बुखार हो गए, उल्टी दस्त हो गए, ये सब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर का खाना भी बच्चे नहीं खा रहे थे और कुछ समय तो लॉकडाउन भी लगा रहा था। तो बच्चे लगभग नहीं के बराबर थे अस्पतालों में। और तो इस बीच में हमें ये देखने आया कि सडनली जो है अचानक से बच्चे जो हैं पीलिया की शिकायत लेके अस्पतालों में आने लगे। पहले 2-4 बच्चे आए तो इसको सीरियसली इतना नहीं लिया, क्योंकि इस मौसम में जैसे ही बरसात आने वाली होती है, जून का समय था लगभग, मई एंड से लेके जून और फिर जुलाई, तो हेपेटाइटिस वगैरह बरसात शुरू होते आती है, तो हमें लगा कि शायद वही होंगे। परंतु फिर 10-12 केस हुए, 15 केस हुए, तो हमको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। तो रूटीन टेस्ट जितने होते हैं हेपेटाइटिस के, आपको सबको पता होगा कि हेपेटाइटिस पानी से और इन्फेक्टेड ब्लड के चढ़ाने से हो सकती है, जिसको अपन हेपेटाइटिस ए बोलते हैं और ई बोलते हैं पानी से, और हेपेटाइटिस बी, सी ये खून चढ़ाने से या और नीडल्स वगैरह से हो सकती है। और भी हेपेटाइटिस होती हैं, जी तक भी होती है। तो ये सब जो नॉर्मल हेपेटाइटिस होती हैं या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती हैं, इनको सबको हमने इसका वर्कआउट किया और कोई भी इसमें से फाइंडिंग नहीं मिली, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आना चाहिए। तो हमारा इसमें दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ी और हम थोड़ी चिंता में पड़ गए कि ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे आते ही चले जाएंगे। और हमारे पास बच्चे काफ़ी आ रहे थे, उसमें से कुछ बच्चे कुछ गंभीर अवस्था में भी थे, पेट दर्द की शिकायत थी, पेट में कई बार थोड़ी सी सूजन भी हो रही थी, एक आध बच्चे को एसाइटिस भी हुए, किसी बच्चे को थोड़े से झटके भी आए, तो जिसको अपन ये एपिलेप्सी बोलते हैं, तो कुछ बच्चों को झटके भी आए। तो हम चिंता में थे कि ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। एक नई चीज़ थी, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जी। तो ये आपको जब इस तरह के केसेस देखने में आए तो इन ऑल कितने केस रहे और आपने कब इस पर रिसर्च करने की शुरुआत की? जी, इसको जब लगभग 1 महीना हो गया और 15 के आसपास केस हो गए, तो फिर हम लोगों ने इनके पूरे रिकॉर्ड्स और पूरी इन्वेस्टिगेशन सब लेकर बैठे। मैं, डॉक्टर हमारे जो आशीष जैन हैं, प्रोफेसर एंड हेड सागर मेडिकल कॉलेज के, और डॉक्टर आसाटी हैं, और हमारे और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हम लोग फाइल्स लेकर बैठे। हमने और रिसर्च की और जितना भी बुक्स में हमें मिल पाया हमने उससे देखा, कंपेयर किया, तो किसी भी चीज़ से इसका मिलाप नहीं हो पा रहा था, मेल नहीं खा रही थी
थी ये चीज़। तो हम सब लोगों ने बैठ के फिर क्या किया कि इसको एथिकल कमेटी में रिसर्च के लिए, अप्रूवल के लिए डाला कि इस पर एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाए। और सेम टाइम पे हमने जो पीजीआई चंडीगढ़ के हेड हैं डॉक्टर रथो, हमने उनको कांटेक्ट किया और उनसे कुछ सलाह ली। उन्होंने कुछ और एडिशनल टेस्ट बताए कि ये भी करने चाहिए हमें, तो हमने वो भी परफॉर्म करे। जी, जब इतने सारे टेस्ट हुए तो उनका आउटकम किस तरह का आया जिससे कि आपको लगा कि ये कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं है? जी, कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। ये जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं हमने वो सारे टेस्ट करे। उसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का जो पैनल होता है हमने वो किया। उसके अलावा फिर और भी जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह होता है या डीएनए स्टडीज़ होती हैं वो भी हमने देखा। और वेरिसेला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कभी लग जाते हैं, उससे भी हो सकता था। बट हमें सारी फाइंडिंग जो है मैक्सिमम नेगेटिव मिली और कोई भी ऐसे पॉजिटिव फाइंडिंग किसी पर्टिकुलर अभी तक जो ज्ञात बीमारी थी उसके प्रॉपर फाइंडिंग हमें नहीं मिली। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज की तरह हुआ। और फिर हमने क्या किया कि ये बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। टोटल 47 बच्चे थे हमारे पास जो इस लगभग 3 महीने के पीरियड में हो गए थे, और इनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो एक ग्रुप हमें क्लियर कट दिख रहा था, एक नोन बीमारी होती है जो कोविड के साथ आती है, इसको अपन मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी कुछ हद तक खतरनाक होता है। तो 10-11 बच्चे हमको इसमें फिट होते हुए दिखे, लेकिन 37 बच्चे ऐसे थे 37 कि जिनके अंदर हमको कोई किसी प्रकार का वो नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने उनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग करी और ये भी देखा कि उनमें से 12 बच्चे ऐसे थे कि जिनको हेपेटाइटिस जो है कोविड से मिलता हुआ दिख रहा था, इनको कोविड की हिस्ट्री थी। और बाकी जो थे उन सभी में, जितने भी बच्चे थे, सब में हमको कोविड की जो एंटीबॉडी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, सभी में कोविड की एंटीबॉडी अच्छे हाई टाइटर में देखने को मिली। मतलब यहाँ से आपको लगने लगा कि ये कोविड एसोसिएटेड हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन वाली शुरुआत कहीं आपको लगने लगी कि कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन। तो हमने इस स्तर पे जाके उसको कोविड एसोसिएटेड हेपेटाइटिस का नाम दिया जब सभी में एंटीबॉडीज हमको पॉजिटिव मिलने लगी। और फिर स्टडी को हमने पूरी तरह से फ्रेम करके और फिर उसको पब्लिकेशन के लिए भेजना शुरू किया। जी, तो आपने जब शुरुआत की अपनी स्टडी को तरह तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भेजने की, तो क्या रिस्पांस रहा उसको लेकर के? इनिशियली तो रिस्पांस अच्छा नहीं आया क्योंकि ये एक नई चीज़ थी और नई चीज़ों पे दुनिया का बिलीफ जो है इनिशियली नहीं आता। जब तक आदमी, लोग बोलते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, तो आदमी जब अपनी आँख से नहीं देख लेता तो वो विश्वास नहीं करता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। इनिशियली जो 2-3 अच्छे जर्नल्स में हमने भेजा तो वो इनिशियली रिजेक्ट हो गया कि ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत ही कम है। परंतु जब और भी देशों में ऐसे केस आने लगे, हमने क्या किया, इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया ताकि पूरी दुनिया के लोग इसको पढ़ सकें। मैड आर्काइव का नाम आप बताना चाहेंगे? मैड आर्काइव करके जो एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ये सभी प्रकार की नई रिसर्चेस को एनकरेज करता है। ये एक्चुअली मेडिकल रिसर्च का ही प्लेटफॉर्म है जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो हमने इस पर इसको डाल दिया। तो फिर हमको बहुत सारी जगह से ईमेल्स आने शुरू हो गए और इज़राइल से, अमेरिका से और भी कंट्रीज़ से, साउथ अमेरिका वगैरह से इस तरह के छोटे छोटे 2-2, 5-5 केसेस की रिपोर्ट जो है वो सामने आने लगी। जी, तो इसके बाद इसको मीडिया में भी लिया गया क्या? जी, ये हमारा जब मैड आर्काइव में पब्लिश हो गया तो जैसे नेशनल मीडिया हैं, जितने भी कॉमन नेशनल मीडिया हैं आमतौर पर चलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे है, द हिंदू है, सभी नेशनल जो डेलीज़ हैं इन्होंने इसको कवर किया। स्टेट में शायद इतना अवेयरनेस नहीं आ पाई, स्टेट के भी 2-4 पेपर्स ने इसको जो है कवर किया। और ये है लगभग जब हमारी दूसरी लहर ख़त्म होने को थी और बच्चों पे बहुत सारा फोकस था, तो जी न्यूज़ ने भी इस पर एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें मेरे से पूछा गया था, तो जब बच्चों को लेके लोग बहुत अवेयर थे तो उस समय इसका काफ़ी कवरेज हुआ। और यही चीज़ वेस्ट मीडिया में भी हुई कि जितनी भी वेस्टर्न मीडिया है, चाहे वो BBC हो और चाहे वो कनाडा न्यूज़ हो और याहू न्यूज़ या गार्डियन, टेलीग्राफ, इस तरह के जो चैनल्स हैं, तो इन्होंने सब ने जैसे ही ब्रिटेन में जनवरी से ये केसेस आने शुरू हुए इसी तरह के अननोन हेपेटाइटिस कि जिसका ओरिजिनल किसी को पता नहीं था, हमको भी अननोन हेपेटाइटिस था, वहाँ पे भी अननोन हेपेटाइटिस आया और फिर उन्होंने भी इसको कोविड और एडिनो वायरस, ये 2 चीज़ों से जोड़ के देखा। तो फिर हमारी स्टडी को जो है काफ़ी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली।
जी। तो इसके बाद जो एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई, तो पहली एक्सेप्टेंस कहाँ से आई और फिर किस तरह से और फर्दर एक्सेप्टेंस आपको मिलना शुरू हुई? सबसे पहले जो नेचर साइंस मैगज़ीन है, जो बहुत पुरानी पूरे वर्ल्ड की मानी हुई मैगज़ीन है, इनके एक रिपोर्टर हैं, मैडम हैं हेडी करके, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। फिर उसके बाद बीबीसी के जो रिपोर्टर हैं टॉम रीड, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर एडम करके जो रिपोर्टर हैं सीबीसी न्यूज़ कनाडा के, तो फिर उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। तो इस तरह से अलग अलग इन डिटेल इंटरव्यूज़ जो हैं होते रहे। इवन जो यूके हेल्थ एजेंसी है, उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई थी इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिन्होंने 3 रिपोर्ट पब्लिश की, रिपोर्ट 1, 2 एंड 3। तो सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट है, उसमें मेरे इनपुट्स जो हैं लिए गए थे और हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स को भी कंपेयर करके देखा गया था, जिसको फाइनली बीएमजे ने जो अपना एडिटोरियल है उसमें कवर किया था जी, कवर स्टोरी में जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ने आपको एक्सेप्टेंस दी और कहाँ कहाँ आपके जर्नल और आपके रिसर्च को मेंशन मिली है, तो वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। हमारा जो रिसर्च है अभी तक करीब 7 जर्नल्स में साइट हो चुका है जी। और ये साइटेशंस के अलावा हमारे करीब 30,000 रीड्स हो चुके हैं और ट्विटर प्लेटफॉर्म पे डिस्कशंस में इसको काफ़ी जगह मिली है और ट्विटर में लगभग 4,500 से ज़्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स और लगभग 54 लाख लोगों ने इसको फॉलो किया है। ओह लवली। और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी देखा गया, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा गया है। लगभग आप मान के चलें कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्वीट और रीट्वीट हुए जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जो फाइंडिंग्स आपके पास आई हैं, तो अब इसमें फर्दर क्या हो रहा है? इन फाइंडिंग्स को तो आपने कर लिया जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी जी। अभी हमारा अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इसमें आप क्या पाते हैं कि अब इसको आगे किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं? हम इसको प्रेजेंट सिनेरियो से भी जोड़ के देखना चाह रहे थे और जब से ये ब्रिटिश हेल्थ एजेंसी, यूके हेल्थ एजेंसी की रिपोर्ट्स आई हैं, तो सेकंड और थर्ड रिपोर्ट्स में हमें कुछ लीड्स मिले हैं। हमारे पास करीब 15 बच्चों के सैंपल और हैं जो हमने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो हम उसमें जो एडिशनल टेस्ट वहाँ पर किए गए थे वो टेस्ट करके और हम उसके लाइन पे एक बार सारी चीज़ों को रीवैलिडेट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के 2 टाइप के एक थिंकिंग होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो हमारे साथ एग्री करते हैं, वहीं एक धड़ा ऐसा भी है कि जो डिसएग्री करता है, जिनका ये मानना है कि इसमें पूरी तरह से एडिनो वायरस का रोल है। इसी तरह से जैसे कई लोग कोविड को मानने से इनकार करते हैं, तो ऐसे इसके एसोसिएशन को कोविड के साथ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम इसमें फर्दर जाना चाहते हैं और हम उन लाइन्स पे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जी। और इसमें एक रिसर्च और पब्लिश हुई है जो लैंसेट में आई थी अभी जी। तो लैंसेट में जो रिसर्च आई है उसका कहना ये है कि ये जो हेपेटाइटिस है इसमें सुपर एंटीजेंस का काफ़ी रोल होता है और हमने अपनी रिसर्च में भी यही लिखा था कि इसमें जो पॉलीक्लोनल बी एक्टिवेशन या एक बॉडी में इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन लागू हो जाती है, तो इस इमरजेंसी में क्या होता है, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो एक टेम्पररी फेज़ आता है जहां आपकी जो इम्यून मेमोरी है वो डाउन हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो अब ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे वायरस जो आमतौर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, छोटे मोटे मामूली बैक्टीरिया, वो आपको हेपेटाइटिस जैसी परेशानी में डाल सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया कोई भी हो सकते हैं या ये वायरस कोई भी हो सकते हैं। एडिनो वायरस भी हो सकता है, वेरिसेला वायरस जिससे चिकन पॉक्स होता है, ये वायरस भी हो सकता है। तो इस तरह की छोटे मोटे चीज़ें आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने हमारी एक बार चर्चा भी हुई इस बारे में, तो इसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि जिस प्रकार बच्चों में आपका हेपेटाइटिस नज़र आया और एडल्ट्स में एक समय में आपने देखा होगा कि ब्लैक फंगस के बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, तो इनके बीच में आप कुछ कोरिलेशन बिठा पाते हैं? हम लोगों ने एक ब्लैक फंगस पे भी एडल्ट्स में स्टडी की थी, जो स्टडी हमने करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज न्यूयॉर्क के साथ में, और ये जो CDC की पब्लिशिंग सीरीज़ होती है इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, उसमें भी ये पब्लिश हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो म्यूकरमाइकोसिस है इसको बोलते हैं कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस, मतलब कोविड के बाद ये जो एक पीरियड होता है उसी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हमने यही देखा कि सडनली जो है ये केसेस एकदम से बढ़ गए और फिर एकदम से ये डाउन आ गए। तो ये जो पीरियड होता है 1.5 से 2 महीने का कोविड के बाद, तो उस समय जो मेमोरी आपकी होती है, इम्यून सिस्टम जो जिसको बचा के रखने के काम आती है, या जो हमारी जो जैसे ब्लैक फंगस हमारे चारों तरफ होता है, उससे लड़ने के लिए जो हमको हमारा डिफेंस सिस्टम चाहिए पड़ता है, वो कुछ समय के लिए कमज़ोर हो जाता है और उसी पीरियड में ये बीमारी अचानक से आती है, बहुत सारे केस दिखाई देते हैं और अचानक से चली भी जाती है।
तो उसी तरह का कुछ हमने हेपेटाइटिस में देखा यहाँ पे और अन्य दूसरे देशों में भी। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो हम पैंडेमिक्स की ही बात करें और साथ में अभी जो मंकी पॉक्स नया एक चीज़ सामने उभर के आ रही है, तो इसको लेकर के आगे की स्टडीज़ में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या जो आपकी लर्निंग्स हैं या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो काम हुआ है उसकी जो लर्निंग सामने आई हैं, तो उसमें फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक स्ट्राइक करती है तो किस तरह की तैयारी रखना ज़रूरी होगी? फ्यूचर में अगर ये पैंडेमिक की वेव्स आती हैं, जैसे अभी कोविड की 3 वेव आ चुकी हैं, चौथी अभी चल रही है, या कितनी बड़ी रहेगी हमको नहीं पता, तो अगर कोई भी बड़ी वेव आती है तो हमें इस बात को सावधान रहना पड़ेगा कि जब हमारी ये वेव के बाद अचानक से इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये सब में नहीं होता है, एक 10-5% पॉपुलेशन के हिस्से में होता है, 1000 में से आप मान के चलिए 10-15 लोग होते हैं, परंतु जब लाखों लोगों को इन्फेक्शन होता है तो ये 15 लोग भी बढ़ के अपने जो है 1500 लोग हो सकते हैं। और अचानक से अगर ऐसी कोई बीमारी नई प्रकार की आ जाती है, कोई भी नया ऐसा कीटाणु जो इस अवसर का इंतज़ार कर रहा हो, वो आपको जो है परेशान कर सकता है, और इस परेशानी से निपटने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। इसी तरह से मैं मंकी पॉक्स के लिए भी बोलूँगा कि मंकी पॉक्स अभी अभी आया है, तो मंकी पॉक्स के जो मरीज़ हैं वो भले ही ठीक हो जाए 4 से 5 दिन में, ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु हमें एक लंबे समय तक उनको फॉलोअप में रखना पड़ता है कि कहीं उनमें कोई नई प्रॉब्लम ना डेवलप हो जाए, तो इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सरल शब्दों में जितना जटिल विषय है ये, क्योंकि वायरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और आम व्यक्ति के लिए वाकई में ये समझ से दूर और परे विषय होता है, वो सिर्फ मोटी चीज़ों को ही समझ पाते हैं, लेकिन चूँकि आप इस क्षेत्र में बहुत अंदर हैं और काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में आप एम्स से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपकी PhD चल रही है, तो जिस सरलता से आपने इस विषय को समझाया है, तो हम समझते हैं कि जो आम हमारे दर्शक हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा और वो जो चिकित्सा क्षेत्र का तकनीकी पहलू है उसको समझ पाने में उनको मदद मिलेगी। यही मेरी भी आशा है और इसके लिए मैं रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम आगे भी ऐसी सीरीज़ दर्शकों लाते रहेंगे ताकि आपको तकनीकी पहलुओं को सहज और सरल शब्दों में हम आपको बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।